बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। खेती बाड़ी से जुड़ी तमाम जानकारियों को लेकर हम आपके सामने उपस्थित हो चुके हैं और सभी किसान भाइयों को नमस्कार, जोहार। झारखंड में पहले लाह की खेती बड़ी ही कम पैमाने पर होती थी। इसका सबसे बड़ा मूल कारण ये था कि हमारे किसानों को इसके बारे में बहुत ही कम जानकारी थी कि ये इससे किस प्रकार से लाभ उठा सकते हैं। मगर जैसे जैसे समय बीतता गया और हमारे किसानों को इसके बारे में पता चला और इसके लाभ के बारे में पता चला, तो अब झारखंड में भी लाह की खेती बड़े पैमाने पर होने लगी है और हमारे किसान इसे एक व्यवसाय के रूप में भी देख रहे हैं। तो चलिए आज के इस अंक में हम इन्हीं विषयों पर करेंगे चर्चा और आपको देंगे विशेष जानकारी। मगर उससे पहले हम आपको दिखा देते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शशि। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। राज्य में मछली पालन के विकास के लिए चलाई जा रही हैं 4 योजनाएं। हिसातू पंचायत में चल रहा है 45 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर। पपीता के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद पूसा ड्वार्फ। अब समाचार विस्तार से। राज्य में मछली पालन के विकास के लिए 4 योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। इसमें निजी तालाब में मोबाइल बेस्ड IoT उपकरण देना, जलाशय स्तरीय मछुआरों के लिए पहचान पत्र बनाना, निजी तालाब में मछली सह बतख पालन और पोर्टेबल हैचरी, शेल्टर हाउस सह स्टोर रूम एवं जल आपूर्ति के लिए पंप सेट और पाइप उपलब्ध कराना है। इसमें सभी योजनाओं में अनुदान की सुविधा है। इन योजनाओं से लाभ लेने के लिए जिला मत्स्य कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। पिछले दिनों रामकृष्ण मिशन दिव्यायान कृषि विज्ञान केंद्र की ओर से हिसातू पंचायत सचिवालय में पशुपालन और जैविक खेती पर प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण में 50 जनजातीय महिलाएं और 10 पुरुष किसान शामिल हुए। 45 दिनों तक चलने वाले इस प्रशिक्षण शिविर में जैविक खेती, बकरी पालन, सूकर पालन, मशरूम और लाह उत्पादन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। किसान भाइयों, आप इस मौसम में सब्जी फसलों की खेती कर रहे हैं तो पानी पटवन पर विशेष ध्यान दें। मल्चिंग के साथ इरिगेशन कर रहे हैं तो हर 2 दिन पर जरूर सिंचाई करें। परंपरागत सिंचाई कर रहे हैं तो फूल और फल लगने के समय तथा फल परिपक्व होने की अवधि में पानी की कमी न होने दें। राज्य में अभी प्रचंड गर्मी पड़ रही है। ऐसे में सब्जी जैसी बागवानी फसलों में सिंचाई की कमी से उपज में कमी आ सकती है, साथ ही पौधे भी मर सकते हैं। इसलिए नियमित सिंचाई करते हैं। पारंपरिक सिंचाई में हर 5 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें, जबकि तरबूज के बेहतर उत्पादन के लिए हर 12 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि मौसम का तापमान और मिट्टी की नमी को ध्यान में रखते हुए सिंचाई का अंतराल घटा या बढ़ा सकते हैं। ड्रिप सिंचाई प्रणाली और मल्चिंग के साथ में उनकी सिंचाई कर रहे हैं तो बेहतर ये रहेगा कि प्रत्येक 2 से 3 दिन के अंतराल पे उसको चलाते रहें। और अगर आप नॉर्मल परंपरागत विधि से सिंचाई कर रहे हैं तो कुछ विशेष अवस्थाओं का ध्यान रखें, जैसे कि पुष्प आने के समय, फल बनने के समय और फलों की परिपक्वता के समय पानी की कमी किसी भी प्रकार से खेत में नहीं होनी चाहिए। और अगर आप लगभग गर्मी के मौसम की बात करते हैं तो 5 से 7 दिन के अंतराल पे, और तरबूज जैसी फसल की बात करते हैं तो लगभग 10 से 12 दिन के अंतराल पे इसकी सिंचाई की आवश्यकता होती है। राज्य के जो किसान पपीता का फल बाग लगाना चाहते हैं वे मई से जून तक पौधा लगाने का काम पूरा कर लें। झारखंड में पपीता के बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेद पूसा ड्वार्फ या कुर्ग हनीड्यू लगाएं। पपीता का पौधा लगाने के लिए 60 सेंटीमीटर लंबा, 60 सेंटीमीटर चौड़ा और 60 सेंटीमीटर गहरा गड्ढा खोदें। इसमें कतारों के बीच 1.8 मीटर और पौधों के बीच भी 1.8 मीटर की दूरी रखें। बेहतर फलन के लिए उन्नत प्रभेद पूसा ड्वार्फ या कुर्ग हनीड्यू लगाएं। इनकी उत्पादन क्षमता 30 से 150 फल प्रति पौधा है।
डच हो एक ऐसा कृषि उपकरण है जो खेतों में नाली बनाने, मेड़ बनाने और फसलों की निकाई गुड़ाई करने के लिए काफी उपयोगी है। इस मौसम में विभिन्न फसलों की खेती के लिए डच हो का उपयोग कर सकते हैं। डच हो की कार्यक्षमता 12 से 15 डिसमिल प्रतिदिन है। आइए जानते हैं गोभी वर्गीय फसलों में हीरा पृष्ठक कीटों की रोकथाम कैसे करें। किसान भाइयों, गोभी वर्गीय फसलों में शुरुआती दौर में ही हीरा पृष्ठक कीट का प्रकोप दिखे तो 1 ग्राम बीटी दवा प्रति लीटर पानी के दर से मिलाकर घोल बनाएं और फसल पर छिड़काव करें, या गोभी का पौधा लगाने के बाद 18 से 25 दिन के बीच 5% नीम निर्मित दवा से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। इसके बाद भी यदि हीरा पृष्ठक कीट का प्रकोप दिखे तो 10 से 15 दिनों के अंतराल पर दोबारा छिड़काव करें। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। धनबाद का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। तो किसान भाइयों, आप देख रहे थे कृषि समाचार, जिसमें आपने कृषि संबंधी ढेर सारी जानकारियाँ प्राप्त की। मौसम के मिजाज से लेकर मंडी के भाव के बारे में भी आपने जाना। जानकारियाँ तो अभी और भी हैं जो हम आप तक पहुँचाएंगे, मगर इससे पहले हम लेते हैं एक छोटा सा विराम। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी
और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। जैसे क्योंकि मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में ही बताया कि अब किसान जो है लाह की खेती के बारे में जान चुके हैं और उससे कैसे लाभ उठा सकते हैं, इसके बारे में भी अब उनके पास जानकारी है। तो हम आपको ये भी बता दें कि वैसे किसान जो लाह की खेती अब शुरू कर रहे हैं तो उसका मूल्य संवर्धन यानी कि उससे और क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं ताकि उनकी गुणवत्ता को भी बढ़ा सके और साथ ही साथ विपणन यानी कि बाजार व्यवस्था को भी किस प्रकार से हम उसको बेच सकते हैं और उससे अधिक से अधिक मुनाफा भी प्राप्त कर सकते हैं। ये तमाम जानकारियाँ और भी विस्तार तरीके से देंगे ताकि आप इससे लाभ उठा सकें। और चलिए इसी के लिए हम आपको सीधे जोड़ देते हैं स्टूडियो से। किसान भाइयों नमस्कार। कृषि दर्शन के आज के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, आप बड़े पैमाने पर यहाँ लाह का उत्पादन करते हैं, लेकिन मूल्य संवर्धन और विपणन की सही जानकारी के अभाव में औने पौने दाम में अपनी फसल को बेच देते हैं। ऐसे में ये ज़रूरी है कि आप जानें कि किस तरह से आप लाह फसल का मूल्य संवर्धन करें और किस तरह से विपणन करें। इसी विषय पर हमारी आज बातचीत होगी। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर के शर्मा। डॉक्टर के शर्मा भारतीय प्राकृतिक राल एवं खून संस्थान नामकुम में बतौर निदेशक कार्यरत हैं। सर, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। किसान भाइयों, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, तमाम जानकारियाँ हम आप तक पहुँचाएँगे। डॉक्टर साहब, जब हम बात करते हैं मूल्य संवर्धन की, तो मूल्य संवर्धन के लिए किस तरह से मूल्य संवर्धन किया जा सकता है? मुख्यतः मूल्य संवर्धन का जो उद्देश्य होता है वो ये होता है कि जब भी किसान अपनी फसल पैदा करता है तो उसे अक्सर जितना मूल्य उसका मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। या तो उसमें अशुद्धियाँ होती हैं, या वो सही ढंग से पका हुआ नहीं होता है, या उसके अंदर बहुत सी कमियाँ होती हैं जिनको अगर वो दूर करके अगर मार्केट में बेचता है तो उसे उचित मूल्य मिलेगा। और साथ ही साथ उस पे आधारित अगर वो कुछ उत्पाद बनाता है तो उसकी वजह से उनको और ज़्यादा आमदनी मिलेगी और गांव में रोजगार की व्यवस्था भी होगी। बिल्कुल। तो जब हम प्रसंस्करण की बात करते हैं तो इसके तहत किन किन चीज़ों को जोड़ा जाए, किस तरह से प्रसंस्करण किया जा सकता है? मुख्यतः जब हम मूल्य संवर्धन की बात करते हैं तो उसमें दो चीज़ें होती हैं। एक तो ये है कि आप अपना रॉ मटेरियल को किस ढंग से प्रसंस्करण करते हैं, और दूसरा उस सामग्री से आप किस तरह के उत्पाद बना सकते हैं जी। तो सबसे पहले ये ज़रूरी होता है कि किसान जब भी अपना फसल तैयार करता है उसको घर के अंदर कटाई के बाद सीधा सीधा बाज़ार में अगर बेचता है तो उसे उचित मूल्य नहीं मिलता है। तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि वो अपने उत्पाद को घर पर ही प्रसंस्करण करे। उसका प्रसंस्करण करने का मतलब ये होता है कि नंबर एक तो उसके अंदर कुछ अशुद्धियाँ होती हैं उनको दूर करे, और दूसरी चीज़ ये होती है कि जो फसल तैयार होती है उसको अलग अलग वर्गीकरण करके वो अलग अलग ग्रेड में बांट के अगर वो बेचते हैं तो उन्हें अच्छे ग्रेड की अच्छी फसलें मिलेगी, बिल्कुल कीमत मिलेगी। तो ये जो ग्रेडिंग की बात आप कर रहे हैं, तो ग्रेडिंग का क्या तरीका हो सकता है, किस तरह से ग्रेडिंग करना चाहिए उनको, वो किस तरह से समझे इसकी ग्रेडिंग ये किया जाए ताकि उनको अधिक से अधिक लाभ मिल सके? मुख्यतः लाख की फसल की अगर हम बात करते हैं तो जब भी फसल तैयार होती है तो वो टहनियों से छीलने के बाद उसको पहले दलना पड़ता है। दलने के बाद उसको अच्छे ढंग से उसकी धुलाई करनी पड़ती है, और धुलाई करने के बाद उसको अलग अलग आकार की छलनियों के अंदर से निकाला जाता है। तो जो बड़े आकार के दाने होते हैं उन्हें ग्रेड 1 में रखा जाता है, जो मध्यम आकार के होते हैं उन्हें 2 में, और उसके बाद बाकी बची हुई अशुद्धियों के साथ बची हुई चीज़ को ग्रेड 3 में चला जाता है। तो जितना आपके दाने का आकार बड़ा होगा उसी ढंग से उसका अच्छा मूल्य मिलेगा। बिल्कुल। तो एक बार अगर हम प्रसंस्करण कर लिए तो कितने समय तक हम इसको रख सकते हैं ताकि जिस समय बाजार में मूल्य इसका बढ़े तो हम उसको बेच सकें? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। तो होता क्या है कि लाख की फसल में खासतौर पे अन्य फसलों की तरह ही उनका घर में भंडारण बहुत दिनों तक नहीं किया जा सकता अगर आप उसका प्रसंस्करण नहीं करेंगे तो। और मुख्य समस्या जो भंडारण में आती है वो ये आती है कि कच्ची फसल को जब आप घर में रखते हैं तो वो आपस में मिल के जुड़ जाती हैं और चिपक जाती हैं आपस में, और उसका मूल्य कम हो जाता है जी।
लेकिन अगर आप प्रसंस्करण कर देंगे उसका तो उसके बाद आप घर में उसको 2 साल तक बगैर किसी समस्या के रख पाएंगे। और अगर बाज़ार में मूल्य कम है तब भी आप तब तक उसको भंडारण करके रख सकते हैं जब तक बाजार का मूल्य उचित नहीं प्रतीत होता है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, हमारे ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जो लाह का उत्पादन करते हैं, प्रसंस्करण भी करेंगे। आज आपकी बातों को सुनकर उनको ये लगता होगा कि इससे ज़्यादा लाभ मिल सकता है तो प्रसंस्करण भी करेंगे और करते भी होंगे बहुत सारे किसान भाई। लेकिन जब उत्पादों की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में खास तौर पर किस किस तरह के उत्पाद किसान भाई स्वयं बना सकते हैं और इसे बाजार में बेचकर ज़्यादा से ज़्यादा मूल्य प्राप्त कर सकते हैं? बिल्कुल। अक्सर जब भी हम लाख की बात करते हैं तो हम अपने किसान भाइयों को ये कहते हैं कि लाख के लाखों उपयोग, यानी कोई ऐसा क्षेत्र शायद नहीं है जिसमें लाख का उपयोग ना होता हो। लेकिन उस लेवल तक नहीं जाके ग्रामीण उद्योग जो हैं उनमें लाख का उपयोग किस तरह से किया जा सकता है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ग्रामीण भाई जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं वो भी इनका बड़े अच्छे ढंग से उसको स्थापित करके अपनी आमदनी को बढ़ा सकती हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो यह है कि अक्सर हमारे किसान भाई जानते हैं कि जब भी वो डाकघर में जाते हैं या कभी इलेक्शन होते हैं तो एक मोहर लगाने की लाख बोलते हैं जिसको सीलिंग वैक्स के नाम से जाना जाता है, जबकि वो वैक्स नहीं होता है, वो लाख होती है। तो उसकी डंडियां हैं वो बहुत तायत में बिकती हैं उस दौरान, और अगर आप उसका उद्योग लगाना चाहें तो वो बहुत ही आसानी से लगाया जा सकता है। और लाख के उस उद्योग को लगाने से आपको कीमत जो मिलती है वो आपको अपनी कच्ची फसल के मुकाबले लगभग 2 गुने से भी ज़्यादा हो जाती है जी। दूसरा ये होता है तो कि ये जो आप बता रहे हैं ये मोहर की बात जो सील में लगता है ये बना सकते हैं, आसानी से बनाई जा सकती है? बिल्कुल आसानी से बनाया जा सकता है, बहुत आसान है। छोटे छोटे एक घर में चूल्हा होना चाहिए, कढ़ाई होनी चाहिए और उसके बाद लाख है, लाख के अंदर साथ उसके कुछ और अन्य चीज़ें मिलाई जाती हैं, वो बड़ी आसानी से बाजार में उपलब्ध हैं। तो उन दोनों को मिला के गर्म करके और एक सांचा होता है, सांचे में डाल के कुछ देर बाद रखने के बाद ठंडा होने के बाद उसको आप निकाल लीजिए। बहुत आसान है, बहुत आसान। और दूसरा उत्पाद आप बता रहे थे? और दूसरा उत्पाद की हम जहाँ तक बात करते हैं, अक्सर हमने गाँव में देखा होगा कि घर में लकड़ी का सामान बहुत होता है, दरवाजे खिड़कियाँ आपकी लकड़ी से बनी होती हैं, उस पर अक्सर किसान भाई हमने देखा होगा कि बाज़ार से खरीद के पेंट का उपयोग करते हैं और उससे ना केवल वातावरण को नुकसान पहुंचता है बल्कि उन्हें अधिक पैसा भी देना पड़ता है। जो किसान भाई लाख की खेती करते हैं वो घर के अंदर ही उसे वार्निश बना सकते हैं लकड़ी के फर्नीचर के ऊपर लगाने के लिए, घरों की खिड़कियों और दरवाज़ों पे लगाने के लिए। साथ ही साथ अक्सर आपने देखा होगा कि जो बिजली का सामान बनाने वाली दुकानें होती हैं वहाँ पे ट्रांसफार्मर या इलेक्ट्रिक मोटर्स होती हैं, उनके अंदर मोटर वाइंडिंग किया जाता है, वहाँ के लिए भी इलेक्ट्रिक इंसुलेटेड वार्निश की ज़रूरत होती है, वो वार्निश भी उससे बनती है। तो ये इस तरह की जितनी भी वार्निशेज हैं उनको भी बड़े आसान तरीके से घर में ही छोटे छोटे उद्योग लगाकर बनाया जा सकता है। बिल्कुल। और साथ ही साथ तो चूड़ियाँ भी बहुत बड़े पैमाने पर, चूड़ियाँ तो खैर बहुत कॉमन हैं ही, सब लोग जानते हैं और अभी इस पे काफ़ी काम भी हो रहा है और बहुत सी महिलाएं हैं जो चूड़ियाँ बना के अपने आप को बहुत आगे तक ले जा चुकी हैं। ये तो बात हो गई जो ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारे किसान भाई लाह का उत्पादन करते हैं किस तरह से मूल्य संवर्धन करते हैं। बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जो बड़े पैमाने पर भी उत्पादन करते हैं, वो किस तरह से इसका लाभ उठा सकते हैं या अगर किसी इंडस्ट्री में इसका लाभ लिया जा सकता तो किस तरह से लिया जा सकता है? मुख्यतः ऐसा है कि जो छोटे किसान हैं, जैसे मान लीजिए आप 5-10 किलो पैदा कर रहे हैं तो उनके लिए तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जो थोड़े से मध्यम दर्जे के या ऊंचे दर्जे के किसान हैं जहाँ पे क्विंटल्स में लाख की पैदावार होती है, वो हमारे संस्थान द्वारा छोटी छोटी मशीनें बनाई गई हैं जी। एक उसको दलने की मशीन है, फिर धोने की मशीन है, सुखाने की मशीन है और वर्गीकरण करने की मशीन है। इन चारों मशीनों का लगभग कुल मूल्य 1.8 लाख रुपए यानी लगभग 2 लाख रुपए के आसपास उसका मूल्य बैठता है। उसको अगर आप कोऑपरेटिव माध्यम से, सहकारी संस्था के माध्यम से ग्रुप बना के अगर आप उसका उपयोग करते हैं तो उसमें आप प्रसंस्करण करने के बाद लाख का मूल्य लगभग 2 गुना हो जाता है। और जब आप ये प्रक्रिया गाँव में ही करेंगे तो गाँव के बाकी बचे हुए जो बेरोजगार युवक हैं उनको आप रोजगार भी दे पाएंगे। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा कि जैसे गांव में आटा की चक्की होती है, लोग गेहूं लेके आते हैं, वो आटा पीसने के बाद उनको देते हैं और उसके बदले में प्रति किलो के हिसाब से कुछ पैसे उनसे ले लेते हैं। बिल्कुल उसी तरह की ये मशीन भी काम करती है। जो किसान भाई खुद मशीन नहीं लगा सकते हैं, गाँव में अगर मशीन लगी हो तो वहाँ पर अपना 10 किलो 15 किलो 20 किलो जितनी भी कच्ची लाख है उसको लेके जाएँ, वो 5 रुपये 7 रुपये किलो के हिसाब से उनको उसका प्रसंस्करण करके दे देंगे तो उसको भी पैसे की जो समस्या हल होगी और साथ ही किसान
जो मशीन नहीं लगा सकते हैं उनका प्रसंस्करण भी हो जाएगा। बिल्कुल। और आज की तारीख में तो मूल्य संवर्धन के लिए कुछ सब्जी फसलों में भी इसका उपयोग किया जा रहा है, वो कितना लाभदायक है और क्या इसका स्वास्थ्य पर कोई असर है डॉक्टर साहब? नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। हमारे संस्थान द्वारा एक सूत्रण विकसित किया गया लाख पे आधारित। अक्सर आपने देखा होगा कि बाजार में अभी भी अगर आप सेब खरीदने जाते हैं या दूसरे अन्य फल खरीदने जाते हैं, उनमें आपको एक चमक दिखाई देती है। बिल्कुल। वो चमक होती है, वो ज़्यादातर है वो कोटिंग कहा जाता है उनको, वैक्स कोटिंग के नाम से जानते हैं हम लोग। तो वो वैक्स है वो ज़्यादातर कृत्रिम वैक्स होता है जिसको खाने से स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। लेकिन आप लाख आधारित अगर लेपन का प्रयोग करेंगे तो सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये होगा कि अगर घरों में आपके फ्रिज नहीं है या शीतगृह नहीं है बड़े पैमाने पे, तो उस सब्जी को या फलों को आप ज़्यादा समय तक ताज़ा रख पाएंगे। दूसरी बात जो आपने बुरे प्रभाव की बात की है, वो मैं ये बताना चाहूँगा कि लाख एक प्राकृतिक उत्पाद है और उसको खाने से किसी प्रकार की हानि नहीं होती है, बल्कि जो पुराना हमारा साहित्य है उसके अंदर ये कहा गया है कि लाख का आयुर्वेदिक दवाओं में बहुत उपयोग होता है और इसका आपका ब्लड प्रेशर कम करने के लिए, मोटापा कम करने के लिए, इस तरह की चीज़ों के लिए लाख से आधारित बनी हुई जो दवाएं हैं वो बहुत कारगर सिद्ध हुई हैं। तो अगर आप इस लाख को खा भी लेते हैं, कच्ची लाख को, लेपन की हुई लाख को, तो नुकसान तो होगा ही नहीं, स्वास्थ्य पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से थोड़ा बहुत कुछ अच्छा ही प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो मूल्य संवर्धन पर आपने बहुत सारी बातें बताई। अब इसका एक दूसरा पक्ष है विपणन का। जब हम विपणन की बात करते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे किसान हैं जो 10 किलो 20 किलो से लेकर क्विंटल तक का उत्पादन करते हैं। विपणन के लिए कई तरह की परेशानियाँ आती हैं, क्या सलाह देंगे, क्या सुझाव देंगे, कैसे विपणन किया जाना चाहिए, कब किया जाना चाहिए ताकि उनको आर्थिक रूप से ज़्यादा लाभ मिले? आज की जो प्रक्रिया है विपणन की, उसमें अक्सर हमने ये पाया है कि जो छोटे किसान हैं 2 किलो 4 किलो जो पैदा करते हैं, तो निसंदेह उनके लिए बाज़ार में जाके बेचना उतना लाभकारी नहीं होता है। तो उसके लिए अक्सर जो उद्योग हैं या आड़तिये हैं या व्यापारी हैं, उनके अपने एक प्रतिनिधि होते हैं, वो जो गाँव में भेजते हैं उनको, तो वो छोटे पैमाने पे घर घर जाकर लाख को खरीदते हैं, उनको पैकार बोलते हैं। और जो किसान थोड़ा सा ज़्यादा उत्पाद करते हैं, वो जो ग्रामीण हाट होते हैं वहाँ पे भी जाके उसको बेच सकते हैं। और साथ ही साथ जो व्यापारी होते हैं उनके अपने भी लोग हैं जो गांव में जाके या हाट में जाके बड़े पैमाने पर लाख की खरीदारी करते हैं। तो ये तो हुई वर्तमान व्यवस्था जी। तो लेकिन इसमें कभी कभी क्या समस्या आती है कि उनको जो उचित मूल्य मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है, क्योंकि गाँव में अगर जो आदमी जाके खरीदता है तो किसान को ये नहीं पता होता है कि आज बाजार मूल्य क्या है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कभी कभी उनको कम मूल्य मिलता है। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए अभी केंद्रीय सरकार का जो हमारा आदिवासी मंत्रालय है वो हर साल न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करता है। तो उसके आधार पे अगर बाजार मूल्य उससे अधिक है तब तो उन्हें उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन जो ही बाजार मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम जाता है तब जो सरकारी संस्थाएं हैं वो सामने आती हैं और किसानों से खरीदारी करती हैं। तो कैसे सरकारी संस्थानों की आप बात कर रहे हैं, किस किस तरह के संस्था और कैसे जुड़ते हैं हमारे किसान भाई, कैसे जुड़ सकते हैं इस प्रक्रिया के साथ उनका जुड़ाव? क्योंकि बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनको बहुत सारी जानकारियां नहीं हो पाती है और ऐसे में उनके साथ जुड़ना भी एक मुश्किल काम होता है। तो किस तरह से जुड़े इस संस्थाओं से ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके? ये बिल्कुल आपने सही कहा है कि जानकारी के अभाव में कभी कभी उन्हें उचित मूल्य नहीं मिलता है। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि जो राज्य स्तर पर एक सहकारी संस्था है जिसको हम जास्कोलैम्प के नाम से जानते हैं, वो सहकारी संस्थाओं की अलग अलग छोटी छोटी सहकारी संस्थाएं हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, जिन्हें लैंप्स के नाम से जानते हैं, लार्ज एरिया मल्टीपर्पज सोसाइटी के नाम से। तो जो भी किसान भाई सरकारी संस्था को लाख बेचना चाहें वो उस सरकारी संस्था का पहले सदस्य बने। सदस्य बनने के बाद वो संस्था उनसे लाख खरीदेगी और उसके बाद वो पूरा जास्कोलैम्प के पास चला जाएगा और आपको जितना भी आपका वजन के हिसाब से लाख बेचे हैं उसके हिसाब से प्रति किलो के हिसाब से वो मूल्य आपको दे दिया जाएगा। बिल्कुल। और विपणन, क्योंकि लाख की फसल जो है वो 4 बार इसका उत्पादन होता है, तो जब विपणन करने की बात आती है तो कब कौन सा समय अच्छा होगा ताकि इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके? मुख्यतः जैसे अभी आपने बताया कि 4 फसलें होती हैं, क्योंकि 2 तरह के लाख के कीट होते हैं जिनको हम कुसमी और रंगीनी के नाम से जानते हैं। कुसमी की भी 2 फसलें होती हैं जिन्हें हम जेठवी और अघनी के नाम से जानते हैं, और रंगीनी की भी 2 फसलें होती हैं जिनको हम कतकी और बैसाखी के नाम से जानते हैं। तो इसमें जेठवी और बैसाखी की जो फसलें वो गर्मी की फसलें कहलाती हैं। तो जेठवी की फसल क्योंकि कुसुम पे होती है या बेर पे होती है, तो उसमें ज़्यादातर फसल जब पकती है तभी उसको काट के बेचा जाता है जून जुलाई के महीने में। लेकिन जो बैसाखी की फसल है
वो चूंकि बेर पे ज़्यादातर पैदा की जाती है और बेर में अप्रैल मई महीना आते आते उसकी पत्तियां झड़ जाती हैं, गर्मी ज़्यादा होने की वजह से फसल मरने लगती है। तो उससे बचने के लिए ज़्यादातर किसान भाई उसको कच्ची फसल के रूप में, जिसको हम अरी कहते हैं, उसके रूप में काट लेते हैं और उसका उन्हें मूल्य भी ज़्यादा मिलता है। तो अप्रैल मई महीने से शुरू होके और आपका जुलाई अगस्त तक ये एक समय है, मतलब अभी जो किसान इसकी खेती कर रहे हैं उनके लिए अब सही समय आ गया है। बाजार व्यवस्था अब हाट में लाख आना शुरू हो गया है और वहाँ पे बिकना भी शुरू हो गया है। इसी प्रकार से जो दूसरी दो फसलें हैं जिसको हम कतकी बोलते हैं, वो अक्टूबर में तैयार होती है, तो वो अक्टूबर नवंबर से लेके जनवरी फरवरी महीने तक बिकती है। और जो अघानी फसल है वो जनवरी फरवरी में तैयार होती है, तो वो जनवरी फरवरी से लेके मार्च अप्रैल तक उसकी विपणन होता है। और सही समय पर विपणन किया जाना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप प्रसंस्करण नहीं कर रहे हैं और आप उसे बेचना चाहते हैं तो सही समय पर अवश्य कर देना चाहिए। बिल्कुल कर देना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ मैं किसान भाइयों को ये जरूर सलाह दूंगा कि अक्सर कभी कभी, क्योंकि जब विपणन का समय आता है उससे पहले का जो महीना होता है उसमें अक्सर दाम ज़्यादा होते हैं, क्योंकि फसल आना शुरू नहीं होती उस दौरान। तो कुछ किसान भाई लालच में आके कच्ची फसल काट लेते हैं और बाजार में बेच देते हैं। उसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि अगली आने वाली फसल के लिए बीज नहीं रहता है। तो जब आपको बीज ही नहीं मिलेगा तो आप अगली फसल तैयार नहीं कर पाएंगे। तो उनको मैं ये ज़रूर सलाह दूंगा कि वो फसल जब तक पककर तैयार ना हो उसे ना काटें, और जब बीहन के रूप में तैयार हो जाए तभी काटें। बीहन के रूप में आपको पैसा भी ज़्यादा मिलेगा और आने वाली फसल के लिए बीज की कमी भी नहीं होगी। बिल्कुल। दोनों विषय पर हमारी बात हुई, एक मूल्य संवर्धन और एक विपणन पर। जब हम मूल्य संवर्धन की बात करते हैं डॉक्टर साहब, तो बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जो आपको सुन रहे हैं, वो जानना चाहते हैं कि हम अगर मूल्य संवर्धन करें, ये जानकारियां हम जो मौखिक रूप से देते हैं, क्या इसको कुछ प्रैक्टिकल रूप में भी हम दे सकते हैं? अगर उन्हें प्रैक्टिकल रूप से ये जानकारियां प्राप्त करनी हो तो वो कैसे और कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? बिल्कुल, हमारा संस्थान जो है वो पूरे साल भर लगभग हर किसी न किसी तरह का प्रशिक्षण कार्यक्रम वहाँ पे चलता है। दो तरह के प्रशिक्षण हैं, एक उन किसान भाइयों के लिए जो खेती करना चाहते हैं और एक उन किसान भाइयों के लिए जो प्रसंस्करण में शामिल होना चाहते हैं। तो हमारे यहाँ पे मशीनें लगी हुई हैं और छोटे छोटे पायलट प्लांट बोलते हैं हम जिनको, जिसके ऊपर उसका डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया जाता है। तो किसान भाई वहाँ पे आ सकते हैं, मशीनें वहाँ पे रखी हुई हैं, वो चाहें तो खुद भी उन मशीनों पर काम करके उसका प्रसंस्करण करने की विधि को सीख सकते हैं। और इस तरह की चीज़ें जो किसान भाई सीख के चले जाते हैं और थोड़ा बड़े पैमाने पर लाके खेती करते हैं, तो हमने जो भी मशीनें बनाई हैं वो प्राइवेट फर्म्स के हमने लाइसेंस दे के उनको बनाने का ठेका दिया हुआ है, ताकि वो उचित मूल्य पर जिस भी किसान को मशीन की ज़रूरत हो उस फर्म के माध्यम से वो किसान वहाँ से मशीनें खरीद के अपना रोजगार भी शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल। और बहुत सारे ऐसे किसान जो सीख लेते हैं, वो काम करते हैं, वो बाज़ार में खुद भी बनाकर सीधे सीधे बेच सकते हैं, उससे भी उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल पाएगा। नहीं, बिल्कुल। अगर मान लीजिए आप विपणन करते हैं और आपको 3 या 4 जगह से होकर गुजरना पड़ेगा, तो निसंदेह हर स्टेप के ऊपर आपको कुछ ना कुछ पैसे अतिरिक्त देने पड़ेंगे। तो अगर आप सीधा खुद बाजार में नहीं बेचने की बजाय प्रसंस्करण करके सीधा आप अगर उद्योग को बेचते हैं, तो निसंदेह जो हाट में जाके बेचने की बजाय आपको ज़्यादा मूल्य भी मिलेगा और आपको तुरंत पैसे का भुगतान भी हो जाएगा। बिल्कुल। झारखंड में लाह की खेती भी बड़े पैमाने पर की जाती है डॉक्टर साहब। बहुत सारे किसान भाई जो अभी सुन रहे हैं, उनके मन में इच्छा भी, क्या संदेश देना चाहेंगे आप हमारे किसान भाइयों को? मैं यही कहना चाहूँगा किसान भाइयों को कि अब समय बदल रहा है धीरे धीरे। लाख की खेती अगर आप कर रहे हैं तो सीधी कच्ची लाख को ना बेचें, आप अपने स्तर पर ही घर पे ही उसका प्रसंस्करण भी करें। उससे ना केवल आपको अतिरिक्त कीमत मिलेगी, बल्कि गांव के अंदर रोजगार भी पैदा होगा और किसानों के लिए अतिरिक्त रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। उसी प्रकार से जब भी आप लाख की खेती करते हैं तो उससे बनने वाले विभिन्न उत्पाद हैं, उनको भी बनाना शुरू कीजिए। और अलग अलग सब्जियों फलों के साथ अगर आप जोड़ के लाख की खेती को करेंगे तो निसंदेह आपकी आमदनी दुगनी होने के मुख्य खेती के साथ भी ये बड़ी आसानी से अतिरिक्त आय का एक स्रोत हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। बल्कि हम लोगों ने एक छोटा पौधा जिसको हम पहले बात कर चुके हैं सेमी लता का, उस सेमी लता को जो किसान भाई सब्जी की खेती करते हैं उसके साथ मिलाकर बड़े आसानी से खेती की जा सकती है और कम से कम उन्हें 30 से 40% अतिरिक्त आमदनी मिल सकती है उसी जमीन से। बिल्कुल। किसान भाइयों, आप मूल्य संवर्धन अवश्य करें और इससे आपको अतिरिक्त आय मिलेगी। किसान भाइयों, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। इजाज़त चाहेंगे? नमस्कार। नमस्कार।